Hello and welcome to Chemistry Nuggets where you can polish your knowledge and clear your doubts. Friends, आज का वीडियो है थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 का पार्ट 9, नौवां पार्ट। इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे हीट कैपेसिटी के बारे में, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखनी है। सबसे पहले आ जाते हैं हीट कैपेसिटी। अब ये क्या चीज है, सबसे पहले जान, इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल सी से। ठीक है, हीट कैपेसिटी है क्या? द कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंट टू गेट हीटेड अप इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। किसी भी सब्सटेंस की जो अपनी अंदर की पावर है कि वो कितना गर्म हो सकता है, उसे ही हीट कैपेसिटी कहते हैं। जैसे कि नाम है कैपेसिटी। ठीक है, सो अब साधारण भाषा में समझ ले कि क्या करेंगे जब हमें किसी चीज को गर्म करना है। हम क्या करें, उसको हम हीट देंगे। ठीक है, सिंपल। अब हम कैसे जाने कि वो सब्सटेंस गर्म हो गया है कि नहीं, कैसे जानेंगे? उसका टेम्परेचर चेक करेंगे, गर्म हुआ कि नहीं। इसका मतलब हीट देने और टेम्परेचर राइज में एक रिलेशनशिप है। वो क्या रिलेशनशिप है? द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर। हम जितनी हीट देंगे उतना टेम्परेचर रेज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो हम इसको मेंशन कर सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। यहाँ Q हमारा हीट है, हीट ट्रांसफर, और डेल्टा T हमारा राइज इन टेम्परेचर। अब हमें पता है प्रोपोर्शन के साइन को हटाने के लिए एक कोफिशिएंट आ जाएगा, तो Q इज इक्वल टू कोफिशिएंट डेल्टा T। इस कोफिशिएंट को इन्होंने नाम दिया कैपिटल C इंटू डेल्टा T। यहां से हमें मिलता है अपना C, जो कि है ये जो कोफिशिएंट लिया था C, इसी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। क्लियर? नाउ कुछ बुक्स में आपको इसकी जगह ऐसे भी मिलेगा, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर अपॉन राइज इन टेम्परेचर। ओके, सो हम इसको इससे भी डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। बहुत सी बुक्स में ऐसे लिखा है, बहुत सी बुक में ऐसे लिखा है, नो मैटर, बोथ आर सेम थिंग। चलिए अब हीट कैपेसिटी के बारे में थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। हीट कैपेसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब जो उसकी वैल्यूज है वो किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम एंड द नेचर ऑफ द सिस्टम। मतलब कि उसका अमाउंट, साइज मतलब अमाउंट या नंबर से है, वो कितना ज्यादा है कितना कम है, इस पे डिपेंड करता है। उसकी कंपोजिशन, उसकी बनावट कैसी है, उस पर डिपेंड करता है, और उसका नेचर कैसा है। नेचर मतलब कह सकते हैं वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या फिर वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। ये सब इस सब बातों पर डिपेंड करता है हीट कैपेसिटी की वैल्यू। ठीक है, अगर हीट कैपेसिटी बिग है, किसी भी अगर सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी ज्यादा है, इसका मतलब उसके टेम्परेचर रेंज बहुत थोड़ा ही होगा। दूसरे शब्दों में कह ले, अगर हमें ऐसा सब्सटेंस जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है और उसमें हमें एक प्रॉपर टेम्परेचर चेंज चाहिए, तो हमें बहुत सारी हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर। रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। वाटर होता है, उसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसी जगह सैंड जो होती है हमारी, सैंड की हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है। ठीक, अब कैसे समझ में आएगा? जब हम सन है, सन हमें इक्वल हीट दे रहा है, वही डेजर्ट में वही हीट जा रही है, वही समुद्र में, ओशन में भी वही हीट जा रही है। तो लेकिन हम देखेंगे कि हम सैंड में उसी समय जा रहे हैं तो हम वॉक नहीं कर पा रहे, वो इतना ज्यादा गर्म है। क्यों? क्योंकि हीट कैपेसिटी कम है। तो जितना हीट दिया उससे टेम्परेचर चेंज ड्रास्टिक हो गया। उसी जगह वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो टेम्परेचर तो हीट तो हमने सेम दिया था, सन से तो सेम जगह सेम आ रही है, लेकिन वहां पर टेम्परेचर चेंज बहुत थोड़ा सा हुआ, तभी हमें गर्म नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है, राइज इन टेम्परेचर हुआ ही नहीं।
या बहुत ही मिनिमल हुआ। तो यहाँ पर हीट कैपेसिटी का यूज है, आपको समझ आया? हीट कैपेसिटी से समझ में आता है कि कितनी हीट दे टेम्परेचर राइज करने के लिए या कितना टेम्परेचर दे पर्टिकुलर हीट रीच करने के लिए। यहाँ इसका यूज हमारे रिएक्शंस में बहुत ज्यादा है, जहां पर हमें रिएक्शंस को वर्क करना है, ठीक है, किसी चीज को हीटअप करना है या कितनी हीट चाहिए पर्टिकुलर सब्सटेंस को हीटअप करने के लिए, वहां पर इसका यूज है। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, हीट कैपेसिटी क्या है, क्योंकि ये अमाउंट पर डिपेंड है, साइज ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंडेंट है, इसलिए ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। अब ये क्या चीज है? ये वही है हीट कैपेसिटी, थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास। अब यहाँ मास को फिक्स कर दिया गया, 1 यूनिट मास को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत है उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा गया है, ठीक। यानी कि हम कह सकते हैं, अभी हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था, दैट कैपिटल C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T। ये तो हमारा था हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हम मेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन M डेल्टा T, यानी कि पर ग्राम और पर यूनिट मास जब हो जाएगा तो ये हमारा स्पेसिफिक हीट कहलाएगा, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं, if we want to calculate the heat to raise the temperature, if not to calculate the Q to raise the temperature of a given sample। अब हमें सैंपल की बात कीजिए, मतलब कुछ अमाउंट है, यूनिट मास नहीं है। तो यूनिट मास नहीं है उस कंडीशन में हमें कैसे Q वैल्यू करना है? तो Q की वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगी स्पेसिफिक हीट इंटू M मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा T, ठीक। यहां पर स्पेसिफिक कैपेसिटी का यूज है। सो अब हमें पता है पहले से एक और रिलेशनशिप जो अभी हमने पढ़ा, Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। अब इन दोनों को अगर देखा जाए तो वहां से एक रिलेशनशिप मिलकर आता है, C इंटू M इज इक्वल टू कैपिटल C, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाई द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, करेक्ट। तो ये रिलेशनशिप हो गया बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में। इससे पहले एक और पॉइंट छोटा सा, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक हीट इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब मास डिपेंडेंट नहीं है, करेक्ट। जब मास डिपेंडेंट नहीं है तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाइए मोलर हीट कैपेसिटी पर। मोलर हीट कैपेसिटी ठीक उसी तरह से जैसे स्पेसिफिक हीट था, लेकिन मोलर वर्ड आ गया यानी कि मोल्स की बात होगी। तो द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी स्टडी करेंगे तो हम उसे कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी, करेक्ट। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल C स्मॉल सबस्क्रिप्ट m से, और ये इज इक्वल टू हो जाता है हीट कैपेसिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। और सम अदर वर्ड्स हम क्या कर सकते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी इंटू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी इंटू नंबर ऑफ मोल्स। सो इन सब फॉर्मूलाज का यूज हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा है। इन सब फॉर्मूलाज को याद रखने की जरूरत है। लॉजिक यहां से क्रिएट होगा और अप्लाई न्यूमेरिकल्स में होगा, ठीक है।
थ्योरी में इनका एज सच कोई यूज नहीं है, बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट को। अब क्योंकि ये फिर से वही बात है, अमाउंट और साइज पे डिपेंडेंट नहीं है मोलर हीट कैपेसिटी, इसलिए इसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी मानेंगे। चलिए, हो गया हमारा यहाँ पर खत्म। अब आते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी फॉर आइडियल गैस। तो पहले जान ले सीपी क्या है। सीपी क्या है हमारा यहाँ पर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। उसी तरह सीवी हमारा क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, अब हमने सबसे पहले पढ़ रखा है Q या फिर QV कहीं कहीं लिखा होता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U। इसका मतलब क्या था, हमने पढ़ा है पहले भी, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, हमने एक रिलेशनशिप पढ़ रखा है ना, अभी पढ़ा है, Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। तो हम Q की जगह CV लिख सकते हैं, क्योंकि ये QV था तो CV लिख सकते हैं, CV डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा U लिख सकते हैं। इसी तरह हमने QP पढ़ा था, QP हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, पढ़ रखा है हमने, यस। तो अब QP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CP डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा H, यस। ये हम इसलिए करें क्योंकि अभी हम इसको यूज करेंगे। चलिए, अब हमने पढ़ा है चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, चेंज PV इज वर्क डन। ये हमने पढ़ रखा है एंथैल्पी वाले पोर्शन में। अब यहीं पर हमें कुछ करना है। अब देखिए, फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT होता है, हम यहाँ पर लेंगे PV इज इक्वल टू RT, क्योंकि फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो PV इज इक्वल टू RT लेंगे। हम 1 मोल गैस की बात करेंगे, तो हमारा हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा RT। अब R क्योंकि कांस्टेंट है तो डेल्टा टर्म R पे नहीं आएगा, T पे जाएगा, तो हम लिखेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। अब डेल्टा H और डेल्टा U की वैल्यू जो अभी हमने निकाली थी यहाँ पर वो मेंशन करें। डेल्टा H की जगह लिखेंगे CP डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा हमारा CV डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। तो अब डेल्टा T को कॉमन ले लें, CV प्लस R हो जाएगा और ये हो गया डेल्टा T। डेल्टा T कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास बचा है CP इज इक्वल टू CV प्लस R, और अच्छे तरीके से हम इसको लिख सकते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और ये हमारा रिलेशनशिप है CP और CV के बीच में, CP माइनस CV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमने जो जो आज पढ़ा है उन सबको याद रखने की जरूरत है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरी में एज सच कोई इसका यूज नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। टिल देन, थैंक यू।